हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंटरनेशनल ट्रेड में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ये डिस्कस करेंगे हम आज के सेशन में। सो लेट्स कवर starting in the starting session. We have to understand what is the meaning of international trade or foreign trade. International trade is trade between the nations. International trade is the buying and selling of goods and services outside the boundaries of countries. Okay. Outside the boundaries of countries, selling is going on, buying and selling process is going on between the two countries, that is come under international business. Okay. If there is a India, some goods produce and export and means to say sell to other country, तो इट इज नोन एज या इट इज कंसर्न एज अ इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। ठीक है, मीन्स टू से अगर दो देशों का आपस में जो भी बिजनेस चल रहा है, एक जिसमें से एक देश में बायर है और दूसरे देश में सेलर है, तो बायर क्या कर रहा है, बायर ऑर्डर दे रहा है और उसके हिसाब से फिर सेलर प्रोडक्ट को बना के बेच रहा है। तो अगर ये चीज, ये ट्रांजैक्शन कंट्री के बाहर चल रही है, ठीक है, आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री चल रही है, तो इसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। यानी कि इसको फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। द टर्म ऑफ ट्रेड इन्फ्लुएंस बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा ट्रेड सफर करता है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, इलास्ट सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, यानी कि मार्केट में डिमांड कितनी है। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे सेल पे भी पड़ता है। या फिर आप क्या, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई कितने हमारे फॉरेन बायर हैं जो हम हमारे प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपने सुना होगा एवरी ईयर दिल्ली में ट्रेड फेयर होती है, जहाँ बहुत सारे बायर्स आते हैं और इंडियन एक्सपोर्टर्स वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को एज अ सैंपल शो करते हैं और उन बायर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट करते हैं वो, मार्केट से डिमांड क्रिएट करने के बाद फिर क्या है, प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा बेटर तरीके से प्रोडक्शन कम से कम कॉस्ट में हम कर सकते हैं और बिजनेस को, इंटरनेशनल बिजनेस को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला यही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड कितनी है, डिमांड भी वेरी करती है और हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को प्रोसीड करती है। ठीक है, जैसे कि इंडियन मार्केट्स में बहुत सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब वो फॉरेन प्रोडक्ट यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिमांड है। अगर यहाँ पे डिमांड नहीं होगी तो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं और जो जो प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट के यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट बहुत सारी इंटरनेशनल अदर कंट्रीज या इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ यहाँ से जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और फॉरेन मार्केट में हम उनको सेल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी डिमांड पे डिपेंड करती हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हिसाब से भी हम वेरी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है नेचर ऑफ गुड्स। गुड्स का क्या नेचर है, किस तरीके का प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो अपने कस्टमर को। ठीक है, अब जैसे कि बायर है, बायर के इंटरेस्ट के हिसाब से हमें ऑर्डर करना होता है, हमें ऑर्डर मिलता है। जैसे कि अगर मैं सिंपल प्रोसेस एक बात करूं कि भाई इंडियन मार्केट में अगर हम कोई भी नया प्रोडक्ट लेके आते हैं तो सबसे पहले हम कस्टमर प्रेफरेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर की क्या लाइकिंग है, कस्टमर को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। मार्केट रिसर्च करने के बाद तब जाके फाइनली हम वहाँ से डिमांड क्रिएट करते हैं और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है फॉरेन मार्केट में होता है। फॉरेन मार्केट में भी जो बायर्स होते हैं, बायर के इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगा जब जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
रेट ऑफ एक्सचेंज, करेंसी का क्या वैल्यू है, रेट ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है, साइज ऑफ कंट्री, कंट्री का साइज कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उस हिसाब से। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ और पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि है टेक्निकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी ऑल्सो अफेक्ट आवर बिजनेस ऑल्सो। जितना ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट होगा उतने ही ज़्यादा हम बेटर तरीके से अपने प्रोडक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं, और कम से कम टाइम में हम बेटर तरीके से क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को कंसीडर करते हुए प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब टेक्निकल एडवांसमेंट या फिर हमने टेक्निकल एक्सेप्ट चेंजेस को एक्सेप्ट करा। ठीक है, वो एक कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम भी आती है, जैसे कि सपोज टेक्निकल एडवांसमेंट है, हो रहा है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इंडिया में मेन प्रॉब्लम यही है, अगर कोई भी चेंज आता है तो उसको इजीली हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे स्किल्स और ज़्यादा पॉलिश नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वही रूटीन वर्क और वही ट्रेडिशनल फॉर्म को काम करते करते हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे, लेकिन इसी के अपोजिट में फॉरेन मार्केट्स की बात करूँ तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। ठीक है, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो उससे प्रॉपर अवेयर होते हैं, उसको लर्न करते हैं और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करते हैं। लेकिन ये क्या है, मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में और इंडियन मार्केट्स में। ठीक है, लोग क्या है, लोग बहुत ज़्यादा अपने हैबिचुअल हो गए हैं ट्रेडिशनल काम को करते करते, और वो किसी न्यू स्किल्स को एक्वायर ही नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं इसके पीछे बैकवर्ड सोसाइटी या फिर कम्युनिटी का भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारी पॉवर्टी लाइन और ज़्यादा बिलो होती जा रही है, पॉवर्टी। ठीक है, तो टेक्निकल एडवांसमेंट ऑल्सो सफ़र इंटरनेशनल बिजनेस। उसके बाद नेक्स्ट है एक जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और कैमरे की सेटिंग की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। पॉइंट मैंने लिख दिया है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी। Now, next one point is related to natural resources. Every country has such kind of resources. The ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज कि भी जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं आपको उनको ऑप्टिमम यूज़ करना है और इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है। वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा वेस्टेज होगी उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ साथ जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, जहां हम कॉस्ट का एडवांटेज लेते हुए प्रोडक्शन कर रहे हैं और उन गुड्स को दूसरी कंट्रीज में बेच रहे हैं, तो इससे भी हमारा बिजनेस सफ़र करता है। जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उतना ज़्यादा हम बेटर तरीके से प्रोडक्शन कर पाएंगे और एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर स्केर्सिटी भी है तो हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट में डिमांड है, सप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, आप उन गुड्स को खरीदोगे भी, और खरीदने के लिए आप जो रिसोर्सेज आपके पास बेटर तरीके से नहीं है या फिर स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन चाइना के बाद सेकंड नंबर पे है, इंडिया जो हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है, जैसे कि पॉपुलेशन के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पा रहा है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी है, जैसे कि इंडियंस में क्या है, हर साल बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं वोकेशनल स्किल्स की कमी है, जिसकी वजह से वो पढ़े लिखे होने के बाद भी प्रॉपर एक पर्टिकुलर जॉब पे नहीं आ पा रहे हैं। तो ये भी मेजर प्रॉब्लम है इंडिया की, जिसकी वजह से जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे लोग नहीं आ पाते। ठीक है, अब इसी के साथ एक डायनामिक प्रॉब्लम और भी है, जो कि है कि भाई हाईएस्ट पॉपुलेशन होने के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी कम है। तो इसमें क्या होता है भाई,
जो जितने भी लोग प्लेस हो रहे हैं उनको उनकी स्किल्स के हिसाब से, उनकी नॉलेज के हिसाब से पेमेंट नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि उस एक जॉब के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स एम्प्लॉयर के पास अवेलेबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं लो पर कैपिटल इनकम भी अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को सफ़र करती हैं, चाहे मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूँ या फिर डोमेस्टिक बिजनेस की बात करूँ, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो आज का सेशन यही था जिसमें हमने डिस्कशन किया कुछ पॉइंट्स पे जो कि ट्रेड से रिलेटेड है, इंटरनेशनल फॉरेन बिजनेस से रिलेटेड है। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं स्टूडेंट, कुछ थ्योरीज भी हमने डिस्कस करें, जैसे कि मर्केंटलिज्म थ्योरी थी। मर्केंटलिज्म थ्योरी में क्या डिस्कशन किया गया है कि भाई आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इंपोर्ट कम करें, ठीक है। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका इंपोर्ट ज़्यादा है। अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ेगा। तो इसी के लिए प्रमोट किया गया, मर्केंटलिज्म थ्योरी को सजेस्ट किया गया, जिसमें जो भी थ्योरिस्ट हैं उन्होंने यही कहा कि जैसे कि पास्ट टाइम में होता था कि भाई एक्सपोर्ट किया जाता था और उसके बदले गोल्ड या सिल्वर को एक्सचेंज करके दिया जाता था, जिससे हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा वेल्थ को कैलकुलेट किया जाता था इन द टर्म ऑफ गोल्ड एंड जिस भी कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर होगा उसकी वेल्थ उतनी ज़्यादा ही। उसी तरीके से आज के टाइम में हमने क्या करा है, बिजनेस को प्रोसीड किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट कम करें, ठीक है। जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ आप इंपोर्ट करेंगे, लेकिन आपका इंपोर्ट कभी भी आपके एक्सपोर्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो आपकी बिजनेस के लिए एक फेवरेबल कंडीशंस को क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस, इस तरीके की थ्योरीज को फॉलो करते हुए इंटरनेशनल बिजनेस को प्रोसीड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग बात करेंगे या डिस्कशन करेंगे एक पर्टिकुलर एक न्यू टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच।